जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों इंडियन आर्मी 2025 में बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें दोस्तों जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क और टेक्निकल के पद आपको देखने को मिलेंगे और ये वैकेंसी फरवरी 2025 में आने वाली है, जिसकी तैयारी दोस्तों आप सभी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बात करूँ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में दोस्तों आपको 4 सब्जेक्ट जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेंगे और इन सभी सब्जेक्टों की तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड जीके और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों इंडियन आर्मी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर से कवर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं सिलेक्शन लेने के लिए। 30 में से 30 नंबर वाली क्लास आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं और डेली दोस्तों इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड क्लास आपको हमारे चैनल पर शाम को 7 बजे देखने को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं 15 क्वेश्चन जीके के आपको कवर कराऊंगा और साइंस के 15 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर कराऊंगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर से आपको कवर करने हैं और एक बार इन क्वेश्चनों को आप देखकर खुद डिसाइड कीजिए कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं कि नहीं है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आज के क्वेश्चनों की। दोस्तों यदि आपको इंडियन आर्मी में जीके के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन 15 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको दोस्तों करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। इसीलिए करंट अफेयर्स आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है एग्जाम से रिलेटेड। और डेली दोस्तों इस जो मैं क्लास लेके आऊँगा, इस क्लास में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए इंक्लूड करके लाऊँगा, ताकि आपकी जो तैयारी है एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो पाए और आप बिना क्वेश्चन छोड़े सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से एग्जाम में करके आ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आंसर की बात करूं तो उससे पहले आपको बता दूं कि 2 जगह पर अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। कौन कौन से? तो पहला हुआ है दोस्तों झारखंड में, ठीक है। पहला चुनाव कहाँ पर हुआ है? झारखंड में। और दूसरा चुनाव हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। झारखंड में ये दोनों जो चुनाव हुए थे ये सीएम पद के लिए हुए थे। झारखंड में सीएम कौन बने हैं? तो झारखंड के सीएम बने हैं हेमंत सोरेन। आप सभी को पता होगा हेमंत सोरेन बने हैं। और महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और चीज आपको याद रख लेनी है कि दोनों उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। ये क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि ये पहले क्या थे? पहले सीएम थे महाराष्ट्र के, ठीक है, इसलिए चर्चाओं में है। और दूसरे का भी नाम आपको याद रख लेना है, दूसरे हैं अजीत पवार। ये भी दोस्तों क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। तो इन दोनों का नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी चीज़ें ऑप्शन में दी गई हैं। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के अब सीएम कौन है? तो नाम याद रख लीजिएगा, गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में गुजरात के क्या हैं? सीएम है, ठीक है। महाराष्ट्र की मैं बता चुका हूँ, देवेंद्र फडणवीस हैं। तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु के नाम याद रख लीजिएगा, इनके सीएम एमके स्टालिन, ठीक है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है, ठीक है। उड़ीसा की बात करूं तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है उड़ीसा का, तो मोहन चरण मांझी, ठीक है। मोहन चरण मांझी जी क्या हैं? उड़ीसा के सीएम है। तो सीएम जरूर से इनको याद रख लेना है। आपके एग्जाम में दोस्तों मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपको सीएम से रिलेटेड देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको दोस्तों गवर्नर से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान है तैयारी करने में, आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तैयारी, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन यदि ये तैयार कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे, क्योंकि यहाँ पर हम इंडियन आर्मी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये डे आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि मैं बात करूँ कि हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा प्रतिवर्ष दोस्तों 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है?
इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों और भी ऑप्शन मैं कवर करा देता हूँ। सबसे पहले आप सभी बताइए 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों मनाया जाता है हर साल 2 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी मैं आपको इसीलिए कवर करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको इंडियन नेवी डे ना दे, 5 दिसंबर दे दे, तो आपको याद रहना चाहिए ना कि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जरूर से याद रख लेना। अब मैंने यहाँ मैंने आपको 2, 3, 4, 5 कवर कराया, तो 1 दिसंबर क्यों छोड़ते हैं। 1 दिसंबर भी याद कर लीजिए, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है, तो आप सभी प्यारे साथियों ने आंसर भी दे दिया होगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री रहे थे। पी चिदम्बरम की बात करूं तो पी चिदम्बरम 2004 में वित्त मंत्री रहे थे। यशवंत सिन्हा की बात करूं तो यशवंत सिन्हा 1990 में रहे थे। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, डी आपका राइट हो जाएगा, कमलनाथ। कमलनाथ कभी भी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं और ये तीनों रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आप सभी का, कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। केरल सही होता है, तमिलनाडु सही होता है, पंजाब सही होता है या फिर हरियाणा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर हमसे पूछा है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो याद रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करूँ तो केरल है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। केरल की कितनी परसेंटेज है, तो तकरीबन आप मान लीजिए 94% दोस्तों केरल है साक्षरता दर में, यानी सबसे ज़्यादा इसी की है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा के बारे में पता करा, तो आपको सबसे कम का भी याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा है, केरल है। ठीक है, सबसे कम पर है दोस्तों, नोट करिएगा, बिहार। ठीक है, सबसे कम पर है बिहार। बिहार की कितनी है साक्षरता दर, तो 63.82%। ठीक है, ये बिहार की साक्षरता दर है जो सबसे कम है। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए यहाँ पर हमने राज्य कवर किए, तो आपको केंद्र शासित प्रदेश भी याद होने चाहिए। यदि मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो उसका नाम याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा यानी प्लस पे है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप की कितनी है, तो नोट करिएगा, इसकी है दोस्तों 92.28% है। ठीक है, और सबसे कम पे नोट करिएगा, तो माइनस वाला मतलब सबसे कम मान के चलिए, तो ये है दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली। ठीक है प्यारे साथियों, याद होगा आप सभी को, दादर नगर हवेली कितनी परसेंटेज है दादर नगर हवेली की, जल्दी से बताइए, तो 77.24% है। ठीक है, तो याद हो गया होगा आप सभी को अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कि निम्न में से वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो वर्तमान में गृह मंत्री की बात हुई है, सबसे पहले ऑप्शन में राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह वर्तमान में कौन है, भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अमित शाह कौन है, तो अमित शाह दोस्तों आपके गृह मंत्री हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अरुण जेटली कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए कि अरुण जेटली कौन है।
बिल्कुल। अरुण जेटली कौन है? कॉरपोरेट मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? कॉरपोरेट मंत्री हैं अरुण जेटली। ठीक है। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात बताऊं तो आप सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। देखिए प्यारे साथियों, अमरकंटक का जब भी नाम दे तो आपको नर्मदा नदी याद रखना है जरूर से। ठीक है। नर्मदा नदी आपको जरूर से याद रख लेना है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। ऑप्शन है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज याद रख लेना, नर्मदा नदी पर एक बांध का नाम याद रख लीजिएगा जो बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछेगा सरदार सरोवर बांध। ठीक है। कौन सा बांध? आपसे पूछेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है। सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। ठीक है। कहाँ पर है? राज्य की बात करूं तो राज्य का नाम आपको याद रख लेना है गुजरात में। कहाँ पर पड़ जाता है? गुजरात में। इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है। अब नर्मदा के बाद गोदावरी का याद रख लीजिएगा, गोदावरी नदी। ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। इसको क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कह देते हैं। ठीक है। इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? अभी दोस्तों हाल ही में बने हैं और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप सभी को यदि याद होगा तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। ठीक है साथियों, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? जिसने भी ऑप्शन बी बताया ना राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा अभी आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं, आपको याद रख लेना है। ठीक है। अभी इन्होंने किसकी जगह ली है ये भी याद रख लीजिएगा, यानी इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे, आप सभी को पता होगा, शक्तिकांत दास। ठीक है। शक्तिकांत दास इनसे पहले थे। ठीक है। और शक्तिकांत दास के बाद संजय मल्होत्रा जी गवर्नर बने हैं। ठीक है। यानी ये शक्तिकांत दास कौन सेवें नंबर के थे? 25वें नंबर के थे और ये बने हैं 26वें नंबर के। ठीक है। अब यहाँ पर साथियों एक चीज नोट करिएगा, आरबीआई का नाम आया है तो आरबीआई से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना, तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना की बात करूं तो 1 अप्रैल, नोट करिएगा, 1 अप्रैल सन 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी आरबीआई की। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर नोट कर लीजिएगा। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ, एक चीज़ पूछता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसकी जो स्थापना करी गई थी 1 अप्रैल 1935 को करी गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1949 को दोस्तों इसका क्या करा गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है। नोट कर लिया। अब एक चीज और एग्जाम में पूछता है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है। ठीक है ना, बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, तो आरबीआई को ही दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है, नोट करिएगा। ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछ लूं कि आरबीआई के गवर्नर आपको पता चल गया, तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आंसर बता देंगे। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? देखिए आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, नोट करिएगा यदि याद ना हो, सर ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे दोस्तों? सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है। ये कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। इनका नाम आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं? ये भी करंट अफेयर्स है।
करंट अफेयर्स में इसलिए ज़्यादा लेके आया हूँ क्योंकि क्वेश्चन अब दोस्तों पुराने एग्जाम में कम पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से कवर करना है, ठीक है। एक हाई लेवल की तैयारी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड करनी है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछ ले आप आंसर दे दें, ठीक है। यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो आप सभी जल्दी से एक बार बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट हो जाता है। देखिए, अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, सम्मित सिल्वा जी, ठीक है। कौन बने हैं? सम्मित सिल्वा जी बने हैं। अब थोड़ा सा मैं सम्मित सिल्वा जी के बारे में बता दूं, ये कहाँ के हैं, तो सम्मित सिल्वा जी नोट करिएगा श्रीलंका के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद इनका कार्यकाल कितना है, तो इनका कार्यकाल दोस्तों 2 वर्ष का है, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के पद पर 2 वर्षों के लिए ये आए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इनसे पहले कौन थे सम्मित सिल्वा से, तो सम्मित सिल्वा से पहले इंडिया के थे जय शाह, ठीक है। कौन थे? इंडिया के थे जय शाह। अब ये जय शाह वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। इसीलिए दोस्तों इन्होंने अपनी जगह छोड़ी और ये सम्मित सिल्वा जी एसीसी के बन गए, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल है और ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है। तो जय शाह इंटरनेशनल के बन गए हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सम्मित सिल्वा जी बन गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आप सभी का कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है? इंडियन आर्मी में बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और मैं बात करूं आंसर की, तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आप सभी का कौन सा हो जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता साथियों कहाँ पर पड़ता है? कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहू। तो बिहू कहाँ का है दोस्तों? बिहू आप सभी का है असम का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के कुछ इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा बिहार का एक पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है विदेशिया, ठीक है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और ये दोस्तों हाई लेवल, जैसे एसएससी जीडीए के एग्जाम में पूछा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, यूपी एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये विदेशिया इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रख लेना है। विदेशिया के साथ एक और जाट जटिन, ठीक है, जट जटिन के नाम से है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक और नोट कर लीजिएगा, कर्मा। ये तीनों आप शास्त्रीय नृत्य हैं, ये तीनों लोक नृत्य हैं दोस्तों, हैं फोक डांस हैं, इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। पंजाब से रिलेटेड आपको 2 याद करने हैं। कौन कौन से? पहला आपको भांगड़ा याद रखना है, ठीक है। कौन सा? भांगड़ा। और दूसरा नोट करिएगा गिद्दा, ठीक है। ये 2 पंजाब से रिलेटेड आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? इंपोर्टेंट है ना, बताइए। भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? देखिए, भारत में जो गोवा से पुर्तगालियों को कब आज़ाद करवाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 19 दिसंबर 19 दिसंबर सन 1961 में। कब आज़ाद कराया गया था? 19 दिसंबर सन 1961 में गोवा को आज़ाद कराया गया था। इसीलिए दोस्तों 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे। क्या मनाया जाता है? गोवा, ठीक है, गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, 19 दिसंबर। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बोला था। वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रही हो तो अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। और डेली दोस्तों आप इसी तरीके की क्लास देखना चाहते हैं तो डेली शाम को 7 बजे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इंपोर्टेंट है, विश्व में सबसे गहरा महासागर हमसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, विश्व में सबसे गहरा महासागर किसको कहा जाता है? प्रशांत महासागर को। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर को। ठीक है, अब एक चीज पूछी जाती है इससे रिलेटेड और नोट करिएगा, आपसे पूछा जाएगा मारियाना खाई। ठीक है, आपसे पूछेगा मारियाना खाई कहाँ पर है। तो मारियाना खाई कहाँ पर है दोस्तों? ये आपकी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, नोट हो गया। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट नोट करिएगा, आपसे पूछा जाता है जो आपसे पूछा जाएगा जावा खाई। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जावा खाई कहाँ पर है। तो जावा खाई आपकी पड़ जाती है दोस्तों हिंद महासागर में। ठीक है, मारियाना खाई कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। और जावा खाई कहाँ पर है? हिंद महासागर में। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 13 है आपका, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइए। तो पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दोस्तों, सीन नदी के किनारे स्थित है। अब एक बार कमेंट करके बताइए, पेरिस किस देश की राजधानी है? पेरिस किस देश की राजधानी है? कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? राजधानी किस देश की है? तो याद रखिएगा, किस देश की राजधानी है साथियों? तो ये राजधानी है फ्रांस की। किस देश की है? फ्रांस की राजधानी है, आपको याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर नोट करिएगा, कहाँ पर है दोस्तों? नेशनल बोटानिकल आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है, सभी को पता होगा। ठीक है, अब ये नेशनल बोटानिकल गार्डन पूछ लिया। एक और गार्डन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको भी आप याद रखिएगा। पूछा जाता है इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डनर। ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है, बोटानिकल गार्डन। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन आपका पड़ जाता है दोस्तों, नोट करिएगा, ये पड़ता है आपका रायबरेली यूपी में। ठीक है, रायबरेली यूपी में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इंपोर्टेंट है, सभी को पता होगा कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, सभी को याद होगा। अब मैं बात करूं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो भारतीय योजना आयोग लाया गया था 15 मार्च सन 1950 में लाया गया था, सभी को पता है। तो भारतीय जो योजना आयोग होता है ना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। ठीक है, कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो जो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट नंबर पे, नाम याद रख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आपको याद रख लें। ठीक है, अब ये जो योजना आयोग आया ना, इस योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एक लाया गया नीति आयोग। आपने पढ़ा होगा नीति आयोग। नीति आयोग को कब लाया गया था दोस्तों? याद रख लीजिएगा, किसकी जगह पर आया? ये भारतीय योजना आयोग की जगह पर आया। और नीति आयोग कब आया? तो 1 जनवरी सन 2015 को लाया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसको लाया गया, नोट करिएगा। ठीक है, अब दोस्तों नीति आयोग के बारे में नोट करिएगा कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नोट करिएगा कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग में से नीति की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो नीति की फुल फॉर्म नोट करिएगा, नेशनल। ठीक है, नेशनल, उसके बाद इंफॉर्मेशन, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछी गई है।
अब आपसे पूछ ले कि दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में पीएम कौन है। नीति आयोग के तो वर्तमान सॉरी दोस्तों पीएम कह रहा हूँ, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो नोट कर लीजिएगा वर्तमान में पीएम कौन है, मोदी जी हैं और मोदी जी ही क्या होंगे, इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज सीईओ के बारे में पूछ लेता है कि नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है। तो नाम याद रख लेना है सीईओ का, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में क्या है, ये सीईओ हैं किसके, नीति के। ठीक है, चलिए यहाँ से दोस्तों आप सभी के मैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ जीके के। एक बार आप सभी अपना स्कोर जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपके इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं और आपको क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगे कि नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपके जीके यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। देखिए अदिश और सदिश में अंतर क्या होता है, वो भौतिक राशि। ठीक है, सबसे पहले याद रख लीजिएगा सदिश राशि किसको कहते हैं। ठीक है, वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो यानी मात्रा हो और दूसरा उसमें दिशा हो। ठीक है, जिसमें परिमाण हो और दिशा हो उसे दोस्तों सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया, जैसे वेग हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया। ठीक है, विस्थापन हो गया, विद्युत धारा हो गया, घनत्व हो गया, ये सब क्या होती है, सदिश राशि होती हैं, जिसमें आपको मात्रा देखने को मिले और जिसमें आपको दिशा देखने को मिले। ठीक है, वो सदिश राशि होती हैं। लेकिन जिसमें आपको दोस्तों ना ही परिमाण देखने को मिले और ना ही दोस्तों आपको दिशा देखने को मिले, ये दोनों आपको देखने को ना मिले, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ये दोनों नहीं होती हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। जैसे आपकी लंबाई हो गई। ठीक है, लंबाई में कोई दिशा नहीं होती है, ना ही कोई परिमाण होता है। ठीक है, गति हो गई। ठीक है, उसके बाद अब कार्य हो गया, द्रव्यमान हो गया, इन सब में क्या होता है, ना दिशा होती है ना परिमाण होता है, इसलिए इन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इसमें से गति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी क्वेश्चन को मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा उपस्थित होता है। प्रोटीन होता है, लोहा होता है, वसा होता है या फिर विटामिन होता है। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा उपस्थित होता है। देखिए हीमोग्लोबिन के लिए राइट आंसर नोट करिएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, लोहा होता है। ठीक है, कौन सा होता है, लोहा होता है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ऊतक है, कोशिका है, ऑर्गन है या आर्गन तंत्र है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। देखिए जीव का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना, उसके लिए क्या होता है, कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आप सभी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी को याद होगा कि दूध में जो दही जमती है, दूध से दही बनती है, वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, विद्युत धारा का मापक क्या है। विद्युत धारा का मापक कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर, अमीटर, एनीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा के लिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, अमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा क्या, अमीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर का मापक इकाई वोल्ट होता है। चलिए अगला है आप सभी का, प्राथमिक रंग कौन से हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्राथमिक रंग। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, आपने कभी भी गए होंगे, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, एक RGB पढ़ा होगा। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा CMY पढ़ा होगा। ठीक है, और एक और आपने पढ़ा होगा RYB पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा आपने RGB को पढ़ा होगा, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ये क्या होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू ये प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है,
यानी ऑप्शन आपका कौन सा, बी राइट हो जाएगा, लाल नीला हरा। लिखे यहाँ पर आपका ऑप्शन दोस्तों ये भी राइट हो जाएगा, लाल नीला पीला भी। ठीक है, लाल नीला पीला भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रख लेना है, प्राथमिक रंग लाल नीला पीला भी होता है और प्राथमिक रंग लाल नीला हरा भी होता है। ठीक है, यानी अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में ये दोनों एक साथ देखने को मिल जाएं तो किसके साथ जाना है, तब दोस्तों आपको लाल नीला पीला के साथ जाना है। आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा या आप कहीं भी जाइएगा तो आपको लाल नीला पीला ज़्यादा देखने को मिलेगा हमारे प्राथमिक रंग के रूप में। तो आपको ये जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है, पावर प्लांट। कौन सा राइट होगा दोस्तों, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आप सभी को पता होगा पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो पावर हाउस प्यारे साथियों किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की गतिविधियों की बात कर रहा है, किसको नियंत्रित करता है, मानव शरीर की गतिविधियों को। तो कौन नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है, जिसने भी दोस्तों ऑप्शन ए बताया है राइट आंसर हो जाएगा, हार्मोन। हार्मोन क्या करता है, जो हमारे शरीर की गतिविधियां, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये हाथ हार्मोन की वजह से हिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेना है, रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला है आप सभी का कि सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। काफी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर आपने बता भी दिया होगा यदि आप इंडियन आर्मी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहलाता है, बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, यानी जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु पैकेट में नहीं रखी जाती है। एल्यूमिनियम, लोहा, सोडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी धातु पैकेट में नहीं रखी जाती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों एल्यूमिनियम को पैकेट में रखा जा सकता है, लोहा को पैकेट में रखा जाता है, लेकिन दोस्तों सोडियम, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सोडियम को पैकेट में नहीं रखा जाता है। ठीक है, चलिए सोडियम का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता होगा, इसको दोस्तों Na से संकेत करते हैं। चलिए आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है। बिजली का सुचालक, देखिए प्लेटिनम की बात करूं तो बिजली का सुचालक है, स्टील की बात करूं बिजली का सुचालक है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, लकड़ी। यदि आप सूखी लकड़ी ले लेंगे ना तो उस सूखी लकड़ी में जो अच्छी तरीके से सूख गई हो उस लकड़ी में करंट नहीं उतरेगा, यानी बिजली का सुचालक कौन नहीं है, लकड़ी नहीं है। ठीक है, गीली लकड़ी में उतर जाता है करंट, लेकिन सूखी लकड़ी में करंट नहीं उतरता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटी चेचक के कारण क्या है। मतलब छोटी चेचक किसके कारण होती है, छोटी चेचक किसके कारण होती है आपको बताना है। जल्दी से एक बार आप सभी बताइए कि छोटी चेचक किसके कारण होती है। तो राइट आंसर क्या किसके कारण हो जाएगी, तो छोटी चेचक दोस्तों विषाणु के कारण होती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, प्रोटॉन का आवेश क्या है। प्रोटॉन का आवेश, देखिए ये मान लीजिए आपका परमाणु, ये परमाणु है। ठीक है, अब परमाणु के अंदर दोस्तों आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं, और जो हमारा क्या होते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके साइड में इस तरीके से राउंड लगाता रहता है। ठीक है, इसके साइड में राउंड लगाता रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इन पे आवेश कौन कौन सा होता है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनमें धन आवेश होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋण आवेश होता है। यानी यहाँ पर हमसे प्रोटॉन के आवेश की बात कराए तो प्रोटॉन पर कौन सा धनात्मक होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक किस पे होता है दोस्तों, नकारात्मक इलेक्ट्रॉन पे होता है।
ठीक है। और ये दोनों आपसे पूछेगा कि परमाणु के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, एमिनो एसिड के, या फिर ऑक्सीजन। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए, पौधों में जो पाए जाने वाले जाइलम होते हैं ना, वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो वो जिम्मेदार होते हैं प्यारे साथियों इसी के लिए, यानी पानी के परिवहन के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? पानी के परिवहन के लिए, यानी जो पानी होता है ना वो पौधों के हर अंग तक पहुंचाया जाता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होती है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होती है? तो याद ये रखिएगा कि कौन सी धातु होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा क्या होता है? विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्यारे साथियों आप सभी के लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है और आशा करूँगा आप सभी इसका आंसर भी देंगे। क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? HW का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर जरूर से इसका कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इन टॉप 30 क्वेश्चन में से, इन टॉप 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा। दोनों के, जीके एंड साइंस के, दोनों के कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं, यानी 15-15 में से। ठीक है, वीडियो अगर मेरी दोस्तों आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और डेली शाम को 7 बजे वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहा तो डेली दोस्तों शाम को 7 बजे हम मिलेंगे। चलिए, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।